हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला न्यूजीलैंड वुमेन्स वर्सेस मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड वुमेन का होम ग्राउंड है। वेदर बिल्कुल क्लियर है। करंट पोजीशन मतलब आखिरी सीज़न में कैंटरबरी आखिरी स्थान पर थे और ऑकलैंड ने दूसरे स्थान पर ख़त्म किया था। तो इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। अगर आज के वाले मैच की हम बात करें तो काफ़ी सही गया था। मुझे लगता है आप सभी ने काफ़ी अच्छा करा होगा। बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारे प्लान में गड़बड़ी तो हुई थी, लेकिन मुझे लगता है फिर भी काफ़ी चीज़ें सही गई थी। सार्सफील्ड आज के मैच पर भी हमने काफ़ी उम्मीदें रखी थी, उससे काफ़ी लोगों ने उनको रखा भी था, लेकिन फिर से आपने देखा ही होगा कि एक से ज़्यादा ओवर उनको दिया नहीं गया। टीम भले ही हार गई। अभी ये क्यों कर रही है टीम, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन चलिए जो है सो है। लेकिन चीज़ें बिल्कुल सही गई हैं हमारे लिए, जैसा कि हमने सोचा था। और काफ़ी लोगों ने क्या किया था कि पूरी तरीके से ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से सपोर्ट में टीम बनाया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग सही नहीं है। तो उनके जो है ओटावा के बैटिंग में आपको ज़्यादा मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपने जो वीडियो में मैंने बताया था दो तीन पंट्स के नाम बैटिंग से, ब्लेकली का नाम उसमें कई बार था। केटी मार्टिन को मैंने कहा था ड्रॉप मत करो, भले ही बैटिंग से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था उन्होंने, लेकिन कीपिंग वगैरह के जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे वो काफ़ी इफेक्टिव रहे थे। इसके सिवाय हेली जैनसन ने भी अच्छी खासी बैटिंग कर ली, डिस्पाइट वो उतने अच्छे फॉर्म पे अभी भी नहीं दिखे, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं रहा था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। अभी इस मैच की बात करें तो ऑकलैंड वुमेन, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एज ए बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इनके हर एक बॉलर के पास एबिलिटी है विकेट्स निकालने का। वेलिंगटन वुमेन के अलावा बाकी सारी टीमों के अगेंस्ट में ही इनका अच्छा होता है। बैटिंग में इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, बैटिंग में अगर थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी है किसी में तो वो केटी पर्किंस है। इसके सिवाय कुछ मैचों में एना पीटरसन, कुछ मैचों में हडलस्टोन ऐसा चलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है इनकी बैटिंग में। कैंटरबरी की बात करें तो ये जनरली एक बैटिंग बैटिंग डिपेंडेंट टीम है, बॉलिंग उतना खास करती नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑकलैंड के सामने जब वो आते हैं तो उनकी बैटिंग भी उतनी अच्छी होती नहीं है। तो इस फिक्सचर में भी आपको ऐसा ही चीज़ें देखने को मिलेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि थोड़ा आगे है ऑकलैंड वुमेन, लेकिन पूरा डोमिनेशन वो अभी भी नहीं दिखा पाए हैं, डिस्पाइट पिछले सीजन में वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे और फाइनलिस्ट भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी कैंटरबरी से उनको हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस फिक्सचर में भी आपको जो मैंने बताया बैटिंग के मामले में जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इस ग्राउंड में अगर बातें करी जाए तो जितने मैचेस के रिजल्ट आए हैं पिछले दो सीजन में बराबरी चल रहा है, यहाँ पर कोई डोमिनेशन वगैरह नहीं है। लेकिन आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि मतलब पिछले सीज़न की अगर बात करें तो 3-2 से वो आगे थे, और उसके पहले वाले सीज़न में जो एक मैच का रिजल्ट आया था वहाँ पे वो हारे थे। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑकलैंड की बैटिंग जो है इतना कंसिस्टेंट यहाँ पे रही नहीं है। कंसिस्टेंट तो दूर की बात है, मैं कहूँगा कि 5 मैच जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनमें से 4 मैचेस में तो ऑकलैंड की बैटिंग बिल्कुल भी सही हुई नहीं है। ठीक है, एक ही मैच था और वो भी जिस एक प्लेयर का नाम मैंने आपको बताया केटी पर्किंस, उनके ऊपर डिपेंड करके ही यहाँ पे जो है ऑकलैंड की बैटिंग बहुत अच्छा करी थी। और एना पीटरसन एक आध मैच में ही उन्होंने कुछ अच्छा मतलब झलकियाँ दिखाई है बस, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कैंटरबरी भले ही वीकर साइड रही है बैटिंग में, लेकिन एक कंसिस्टेंट पैटर्न उनके बैटिंग में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखते रहो। तो ये है पहला मैच, यहाँ पर कैंटरबरी जीती थी। देखो 127 फॉर 9, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाले थे, जिनमें से ताहू, सततवेट और सिमंस अभी अवेलेबल हैं। मैक्के के रन्स हैं। विकेट टेकिंग में आर्मस्ट्रॉन्ग, पीटरसन, हडलस्टोन इनके विकेट से। देखिए बैटिंग कैंटरबरी की भी बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन जो रन था वो चेज़ हो गया किसी भी तरीके से हो। जिसको लीड किया था फ्रैंकी, शायद इनका नाम है फ्रैंकी मैक्के ने। इसके बाद से लगातार जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर भी कुछ आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखते रहो बस। अ, तो यह है दूसरा मैच। फिर से देखो ऑकलैंड की बैटिंग कैसी हुई, बहुत अच्छी नहीं हुई ऑफ कोर्स, जहाँ पर सैवेज और ताहू के विकेट से। लेकिन कैंटरबरी इसको भी चेज़ नहीं कर पाई क्योंकि मैक्के यहाँ पर नहीं चली, और मैक्के का चलना ना चलना बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता है। तो यहाँ पर विकेट टेकर्स में से फिर से वही नाम है, हडलस्टोन, पीटरसन, मैकनील। यहाँ पर भी आर्मस्ट्रॉन्ग, पीटरसन, हडलस्टोन के विकेट थे और ताहू के यहाँ पर भी विकेट थे। लेकिन जैसे ही मैक्के नहीं चली तो 20 ओवर खेलने के बाद भी इनसे 107 रन का जो टारगेट था वो चेज़ नहीं हुआ। अगला मैच फिर से देखो ऑकलैंड ने पहले बैटिंग करी, 104 सिर्फ बने, फिर से सैवेज के 2 विकेट्स,
पीटरसन के यहाँ से 2 विकेट्स, मैकके और कर्स्टी नेसन के रन्स हैं। कैंटरबरी ने यहाँ पे चेस कर लिया क्योंकि रन्स काफ़ी कम थे। ऐसी बात नहीं है कि कैंटरबरी ने भी बहुत खास कुछ बैटिंग करी है, लेकिन इतना कम टारगेट था, ये तो चेस हो ही सकता था। और यही मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंटरबरी बहुत खास कुछ उन्होंने नहीं करा है। हो सकता है अगर 20 ओवर खेलते तो 120, 25, 30 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन ऑकलैंड की बैटिंग वहाँ तक भी नहीं जा रही है। यही एक मैच था जहाँ पर ऑकलैंड की बैटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी, मतलब कहाँ 110-20 तक नहीं जा रहा था मैच, और यहाँ पर 200 के ऊपर बना दिया था उन्होंने, जहाँ पे लीड किया था केटी पर्किंस ने, और एना पीटरसन का भी यहाँ पर ही एक साथ, मतलब ये दोनों चल गई थी, और जैसे ये दोनों एक साथ चल गई 200 के ऊपर रन बन गए। विकेट टेकर्स में सैवेज का यहाँ पर 3 विकेट था, साथ में सुलिवान और बैंक्स के विकेट। यहाँ पर भी मैकके ने लीड किया और 136 तक स्कोर बना। पीटरसन के यहाँ पर विकेट्स भी थे। कैंटरबरी 136 तक गई, उनकी भी बैटिंग देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर उनको टारगेट मिला था तो पहले बैटिंग रुक गई, ठीक है। यहाँ पर बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भी देखिए वैसा ही हुआ, लेकिन जहाँ पे उनको पूरा 20 ओवर खेलने का मौका मिला और मैकके ने भी अच्छा करा, मतलब फुल पोटेंशियल जहाँ पर उनको हमें देखने को मिला, वहाँ पर उन्होंने 136 बनाया, ठीक है, और यही इनका फुल पोटेंशियल है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऊपर जब ये केटी पर्किंस नहीं चली, एना पीटरसन तो मतलब 10 मैच में एक बार चलती है बैटिंग से, तो उस हिसाब से रन्स भी ज़्यादा नहीं बन रहे थे, तो कैंटरबरी चेस कर रही थी। और आखिरी जो मैच हुआ, यहाँ पर भी केटी पर्किंस ने लीड किया, 117 बना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात कि मैकके नहीं चली तो फुल पोटेंशियल नहीं शो हुआ कैंटरबरी का, और बैटिंग में उनका जो भी था वो नहीं शो हो पाएगा। लेकिन जेसिंटा सैवेज का परफॉर्मेंस आप नोटिस कर सकते हैं, पिछले 3 मैचेस में इनका काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस रहा। यहाँ पर 26 रन 1 विकेट, यहाँ पर भी उन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे, यहाँ पर भी 2 विकेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 विकेट उनके खाते में था। मतलब हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जेसिंटा सैवेज हमेशा ही करती जा रही हैं। कैंटरबरी यहाँ पर चेज नहीं कर पाई, और बॉलिंग से पीटरसन फिर से, साथ में केली और हडल्सन। पीटरसन बैटिंग से चाहे कुछ करे या नहीं करे, आप नोटिस करेंगे कि बॉलिंग में हमेशा ही उनका सही रहा है। और एक और प्लेयर का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वो है हडलस्टोन, ठीक है। नोटिस करो, देखो 24 रन 1 विकेट, पीटरसन के 2 विकेट्स, यहाँ पर 2 विकेट पीटरसन, हडलस्टोन के यहाँ पर विकेट्स हैं, रन्स हैं, पीटरसन के रन्स भी थे यहाँ पे। उसके बाद पीटरसन के रन्स, पीटरसन के विकेट्स, हडलस्टोन के रन, उसके बाद हडलस्टोन के विकेट, 2 विकेट, पीटरसन, साथ में कोई और ऑफ कोर्स हैं, लेकिन ये दोनों कंसिस्टेंटली चली हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक करके विकेट था, ठीक है। तो हिस्टोरिकली हडलस्टोन ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा करा हुआ है। एरिने केली और बाकी जो हैं बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, ये उतना कंसिस्टेंट नहीं रही हैं, लेकिन जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमने पीटरसन और हडलस्टोन से देखा है, इवन हडलस्टोन ने बैटिंग से भी काफ़ी अच्छी करी हुई है, और उनका बैटिंग प्रॉपर्ली आ भी जा रहा है। रीज़न ऑलरेडी आपने देख ही लिया कि कभी कभार, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऑकलैंड की बैटिंग जो है यहाँ पर अच्छी नहीं हुई है, तो इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग भी मिल जा रही है। तो यही है पूरी कहानी हेड टू हेड में, ठीक है। 4 आउट ऑफ 5 मैचेस में ऑकलैंड की बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, और उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए कैंटरबरी जीती है। लेकिन कैंटरबरी की बैटिंग भी कभी भी अच्छी नहीं हुई है। उनके बैटिंग में कैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा और कैसा नहीं रहेगा, वो पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है फ्रैंकी मैकके के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑटोमेटिकली आपके टीम में तो हो ही जाएंगी वो, मतलब इनका रन करना और नहीं करने के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हर मैच में इन्होंने परफॉर्म करा हुआ है। जैसे कि देखो, यहाँ पर वो बैटिंग से नहीं चली, 1 विकेट निकाला, यहाँ पर तो विकेट निकाला था, फिर से 49 रन्स बना, मतलब रन्स करे थे उन्होंने, यहाँ पर 30 रन्स, लेकिन कोई विकेट नहीं, यहाँ पर ना ही विकेट ना ही रन, लेकिन उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है जिसके ऊपर डिपेंड करके कैंटरबरी को जीतना पड़ता है। एक और नाम जो हमारे सामने आ रही हैं वो है जेसिंटा सैवेज। आखिरी 2-3 फिक्सचरों में उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है, ठीक है, विद बैट विद बॉल दोनों तरफ से। कर्स्टी नेसन ने भी बीच में 20-25 रन करके बनाए हुए हैं। तो ये है हिस्ट्री, और ये है हिस्ट्री। और एक और बैट्समैन जो है केटी पर्किंस, ठीक है, इनके ही लीडरशिप में जो है सबसे ज़्यादा रन बनाया था ऑकलैंड ने, और आखिरी 2 मैच में इनके खाते में भी रन है। तो ये है पूरी कहानी। अभी अगर हम हेड टू मैचेस की बात करें तो आपको दिखेगा कि फ्रैंकी मैक के 7 मैच 185, बिल्कुल भी अच्छा कुछ तो नहीं है, लेकिन इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ ही सकते हैं कि ये फिक्सचर बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा नहीं है। एक ही मैच था जहाँ पर दोनों ही तरफ से ठीक ठाक स्कोर बने, उसके अलावा हमने 110 भी यहाँ पर डिफेंड होते हुए देखा है, ठीक है।
तो इसीलिए 30 रन 20 रन और क्या पता एक आध विकेट निकाल लें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती हैं। ऑकलैंड की तरफ से अगर दो ही नाम आपने देखे हैं, केटी परकिंस एक ही अर्धशतक है जो आपने ऊपर देखा जहाँ पर 200 रन बनाए थे ऑकलैंड ने, नहीं तो उसके अलावा इनका भी कुछ खास नहीं है। और हडलस्टोन इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ऑफकोर्स नॉट आउट नहीं है लेकिन जब भी मौका मिला है इन्होंने कुछ ना कुछ करा हुआ है। बॉलिंग में जसिंटा सैवेज औसत आप देखिए सिर्फ 9.5 का औसत है इनका। और बॉलिंग में ऑकलैंड की तरफ से ऑफकोर्स आपने देख लिया एना पीटरसन, और इसके सिवाय ऑफकोर्स हैडलस्टोन का भी नाम है। तो ये है वो पूरा कहानी और पूरे परफॉर्मेंस हेड टू हेड में। ठीक है, यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं। जसिंटा सैवेज पिछले मैच में नहीं खेली थी तो वो एक वीक लिंक तो था उनकी बॉलिंग में, लेकिन अभी इनकी वापसी हुई है तो ऑफकोर्स एक मतलब बूस्ट मिलेगा कैंटरबरी को। ग्राउंड में बात करें तो यहाँ पर भी केटी परकिंस ही नाम आपको दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही है, एक अर्धशतक और औसत सिर्फ 27 का। लेकिन बॉलिंग में फिर से वही दो नाम, एना पीटरसन और हेली या होली जो भी नाम है हडलस्टोन। ठीक है, अभी आप आ जाते हैं ग्राउंड में, और जो चीज़ हमने ऊपर हेड टू हेड में देखी ना, यहाँ पर भी वही चीज़ है। ग्राउंड में भी बैटिंग से बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रही है ऑकलैंड की टीम कुछ कुछ मैचों में, बट केटी परकिंस रन बनाए हैं और जैसे मैंने बताया 10 में से एक मैच पर एना पीटरसन के रन हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल कंसिस्टेंसी के मामले में उस तरह से कुछ भी अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा ऑकलैंड की तरफ से। सही है, देखते रहो। तो ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच हुआ था ये तो आपने देख ही लिया ऊपर। एक और मैच देखो, 111 बने 9 विकेट के नुकसान पर। पर्किंस हडलस्टोन नीचे से रगिना लीले के रन थे, विलिंगटन ने चेस कर लिया। बॉलिंग में भी हडलस्टोन मैकनील और केली के विकेट्स। कुछ कुछ मैचों में तो मतलब एना पीटरसन बिल्कुल ही मतलब आपको दिखेगा ही नहीं पूरे मैच में उन्होंने क्या किया है, ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, ये एक मैच था जो पिछले सीजन में हारी भी थी सेंट्रल डिजीज के अगेंस्ट में, यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग और केली के विकेट्स थे और यहाँ पर ये कुछ विकेट टेकर्स थे। हडलस्टोन के फिर से यहाँ पर रन आपको दिख जाएंगे, साथ में पर्किंस और केली। ये एक मैच था जहाँ पर पर्किंस देखिए कॉन्सिस्टेंटली 20-25 रन करके बना रही हैं, और यहाँ पर भी एक बड़ा स्कोर था जिसके ऊपर डिपेंड करके 138 बना। ठीक है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाई। बॉलिंग से हडलस्टोन, केली और जोनास। देखिए कुछ मैचेस आप नोटिस कर सकते हैं कि पूरे मैच में पीटरसन का कुछ भी रोल नहीं है। यहाँ पर एक मैच गया, यहाँ पर भी पूरे मैच में सिर्फ एक विकेट ही रहा और कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अचानक से कब उनका परफॉर्मेंस आ जाएगा आपको पता नहीं। यहाँ पर जैसे कि देखिए 120 रन बना, हडलस्टोन के फिर से अच्छे परफॉर्मेंस, साथ में पीटरसन, आर्मस्ट्रॉन्ग, जोनास, और बैटिंग से भी पीटरसन ने यहाँ पर कर दिया। आप सोचेंगे पीटरसन का नहीं है, हम सिर्फ टीम में रखेंगे, कैप्टन नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसे मैचेस कब आ जाएंगे आपको नहीं पता है। तो स्मॉल लीग में आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्या पता 2 विकेट ही ले लें और वही आपके लिए काफ़ी भारी पड़ जाए। और पीटरसन एक ऐसी प्लेयर है ना, बैटिंग से नहीं चलती है नहीं चलती है ठीक है, लेकिन जिस दिन चल गई ना उस दिन बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से ही आपको पूरी तरीके से ख़त्म करने की क्षमता रखती है। बॉलिंग में मैं कंसिस्टेंटली एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे इनको देखता हूँ। आपने नोटिस करा होगा फिक्सचर में जो हमने दिखाया हेड टू हेड में, वहाँ पर एक एक विकेट तो हमेशा इनके खाते में है, बैटिंग से भले ही कुछ करे या नहीं करे। और अगर समझ लीजिए एक विकेट वो ले रही हैं, इकोनॉमी का बोनस भी ठीक ठाक मिल ही जाता है। मतलब समझ लीजिए बॉलिंग करके ही अगर वो 33 पॉइंट आपको कलेक्ट करके दे और किसी दिन बैटिंग से भी चल जाए तो उस दिन बहुत ज़्यादा पॉइंट ये कलेक्ट करके दे जाती है। इसीलिए ये ऐसी प्लेयर हैं स्मॉल लीग में ना, इनको मिस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के मामले में भी आपको इनको रख के चलना होता है, अनलेस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम जैसे कि वेलिंगटन जैसी कोई टीम या उनकी जैसी कोई बॉलिंग लाइनअप वाली टीम आ जाए। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। आप नोटिस कर सकते हो ऑकलैंड की बैटिंग कैसी हो रही है। ये शायद हाई स्कोर है जितने मैचेस हमने देखे हैं, 138। ठीक है, और 138 चेज़ भी नहीं कर पाए थे वो, नहीं तो 111 104 ऐसे स्कोर्स भी हमने बनते हुए देखे हैं। तो बैटिंग से प्रॉब्लम्स है ऑकलैंड की तरफ से। तो स्मॉल लीग में जो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स हैं आप उनके साथ जा सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन आप बैट्समैनों के साथ जाओ। हो सकता है एक बार के लिए केटी परकिंस को आप ट्राई करें बड़ी लीग में, लेकिन स्मॉल लीग में तो कतई नहीं। कि कल के मैच में जैसे कि हमने बता रहा था कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर केटी गढ़ी काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती है। मैच छोटा हो गया था, नहीं तो शायद अच्छा ही कर लेती, वो अच्छा खेल भी रही थी। तो ऐसा यहाँ पर डिपेंड करने वाले कोई भी बैट्समैन हमें नहीं दिख रहे हैं। कैंटरबरी की तरफ से भी बैटिंग में कुछ खास करने वाली हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ इतना तो है कि मतलब उन्होंने कुछ मैचों में ऑकलैंड के, अगर ऑकलैंड 10% भी बैटिंग नहीं कर पाई है तो उन्होंने शायद 15% अच्छा करा है और उसके बाद उन्होंने मैच जीता है। तो ऐसा उन्होंने करा हुआ है। ठीक है,
स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट में वही प्लेयर्स हैं जिनके नाम आपने देखे हैं, मैं यहाँ पर डिक्टेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। एना पीटरसन, होली हडलस्टोन, एरिने केली अभी बहुत ही अच्छा फॉर्म दिखा रही हैं, बॉलिंग से कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रही हैं, और इनके अच्छे फॉर्म के लिए ही एना पीटरसन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बॉलिंग से। उसके बाद केटी पर्किंस, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग काफ़ी दिनों से ख़राब फॉर्म पे चल रही हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनके जगह पर किसी और प्लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये 4 प्लेयर्स ऑकलैंड की तरफ से। इसके सिवाय बॉलिंग में अच्छा कर रही हैं जेस प्रसाद। कितना बॉलिंग इनको मिलेगा इसके ऊपर ऑफकोर्स डिपेंड करता है, लेकिन ये पंट के तौर पे सामने है। स्मॉल लीग में आपकी मर्जी है, आप सजेस्ट ट्राई करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि एरिन केरी को अभी ड्रीम 11 वालों ने दे दिया है बॉलिंग पे, ठीक है। अभी उनके बॉलिंग में आने से क्या हो गया है कि बॉलिंग में ऑलरेडी आपके पास काफ़ी जैम होने वाला है, तो इसीलिए किसी को भी आप मतलब अपनी मन मर्जी से नहीं ट्राई कर सकते हो। और किटी बाकी मैंने बता दिया। और कैंटरबरी की तरफ से मैक के, जसिंटा सैवेज और शायद एमी सैथरवेट को भी आपको ट्राई करना पड़े, क्योंकि ये बॉलिंग भी करवाती है 1-2 ओवर का, ठीक है। और किसी की प्लेयर का उस तरह से नाम वगैरह नहीं है। प्लेइंग 11 की बात करें, अच्छा रिसेंटली जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स हुए थे वहाँ पर भी इन दोनों टीमों के बीच में कोई मैचेस हुए नहीं हैं, तो उस हिसाब से मैं कुछ कह नहीं सकता। प्लेइंग 11 की बात करें तो कैंटरबरी के होकर सरप्राइजिंगली पिछले मैच में नैट कॉक्स ओपनिंग करने आई थी, और ये देख के मुझे लग रहा है कि इनका बैटिंग ऑर्डर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी बैटिंग करने आ सकती हैं, और ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर पिछले मैच की तरह बैटिंग ऑर्डर होता है और नैट कॉक्स फिर से ओपनिंग करने आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म प्लेयर है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगी, मतलब कतई 50 या 100 मार देंगी, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अच्छे फॉर्म पे चल रही हैं। अगर 20-25 रन भी बना देती हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का डील हो सकता है। छोटी लीग में आपकी मर्जी है, लेकिन बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राई करना। उसके बाद सेतरवेट और इब्राहिम, इनके रिकॉर्ड्स आपने भले ही नहीं देखे होंगे क्योंकि ये बहुत दिनों से खेली नहीं थी। पिछले सीजन में तो पूरा ही ऑफ गया था सेतरवेट का, और इब्राहिम भी बहुत दिनों से खेली नहीं थी, लेकिन ये दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रही हैं। इब्राहिम तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे थी 50 ओवर टूर्नामेंट में। अभी देखना होगा कि यहाँ पर उनको किस तरह से टीम यूज़ करती है। और एक और जो प्लेयर है जसिंटा सैवेज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने जा रही हैं। रिकॉर्ड्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, और इंजरी से पहले ये भी कमाल के फॉर्म पे चल रही थी। उसके बाद बॉलिंग से ताहूहू, सुलिवान, ये तो डिफ़ॉल्ट पिक होने वाले हैं। ताहूहू का एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, बड़ी लीग में इनके ऊपर डेफिनेटली ट्राई करना। ताहूहू हाईली इनकन्सिस्टेंट बॉलर हैं, जिस दिन लेती हैं उस दिन बंचेस में विकेट लेती हैं, और जिस दिन नहीं उस दिन पूरा खाली, ठीक है। और आपने ऊपर भी देखा होगा कि ताहूहू उस तरह से बॉलिंग से कुछ खास डोमिनेटिंग नहीं दिखी है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, भले ही ऑकलैंड की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कोई बॉलर हमें देखने को भी नहीं मिला है कैंटरबरी की तरफ से जिन्होंने कुछ बंचेस में विकेट निकाला हो, एक्सेप्ट फॉर जसिंटा सैवेज, ठीक है, जिन्होंने कुछ मैचों में 1-2 करके विकेट निकाला, जैसे कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर भी एक करके विकेट था। तो ऐसा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑकलैंड की बैटिंग खराब हो रही है मतलब कैंटरबरी की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई। ऑकलैंड की बैटिंग खराब हुई है, उन्होंने उस तरह से अच्छा नहीं करा है, लेकिन कैंटरबरी की बॉलिंग इसका मतलब कुछ बहुत ही अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसलिए भले ही रन्स कम बन रहे हैं, लेकिन 5 से 6 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा विकेट नहीं गिरा पा रही है ऑकलैंड वालों के कैंटरबरी वुमेन्स के प्लेयर्स या बॉलर्स, ठीक है। ऑकलैंड की तरफ से बताया जाए, लॉरेन डाउन एक और हाईली इनकन्सिस्टेंट प्लेयर, इनके बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, कब रन बनाएंगी कब नहीं ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप ट्रेंड का फॉलो करना चाहते हो तो आपने देखा है कि ज़्यादा रन्स बनते नहीं हैं ऑकलैंड वालों से, तो उस हिसाब से आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इनका कुछ ज़्यादा प्रेडिक्शन करा नहीं जा सकता। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगी, लेकिन हो सकता है कि बैटिंग सेक्शन में इनको काफ़ी लोग लेके आएँ, और आखिरी मैच पर शायद इन्होंने रन भी बनाया हुआ था, तो हो सकता है काफ़ी लोग इनको लेके आए। और 20-25 रन का ही मामला है, इससे ज़्यादा तो आप सोच भी नहीं सकते किसी टीम के बैट्समैनों से। उसके बाद बेला आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे फॉर्म पर तो नहीं चल रही हैं, और हो सकता है कल के मैच में इनको ले पाना भी मुश्किल हो, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में भी काफ़ी जैम होने वाला है। वो तो अच्छी बात है कि एरिन ने केडी को मतलब बॉलर में डाल दिया है, नहीं तो और भी दिक्कत आ सकती थी। उसके बाद केटी पर शशि शाहरी, अभी तक जितने मौके मिले हैं काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है, और यही एक बैट्समैन दिख रही हैं। पिछले सीज़न से ही ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर थी, लेकिन उस तरह से खास कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन इस सीज़न में प्रॉपर्ली उनको मौके भी मिल रहे हैं, कुछ मतलब ठीक ठाक मौके मिल रहे हैं, और वो रन भी बना रही हैं। वही 20-25 रन की ही बात है, लेकिन वो कर रही हैं, तो अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद हडलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, मतलब ऑकलैंड में जब मैचेस होना, आप हडलस्टोन को मिस नहीं कर सकते। इनके इस ग्राउंड पे हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं। बॉलिंग से तो वो होते ही हैं, और बैटिंग में भी आपने देखा, क्योंकि ऑकलैंड की बैटिंग उतनी अच्छी होती नहीं है, तो इनके पास प्रॉपर्ली मौके आ जाते हैं। उसके बाद एरिना केली, रगीना लिली, कोई रोल नहीं बन रहा इनका। जिस प्रसाद, फ्रैन जोनस शायद खेले या नहीं खेले, पिछले मैच में मॉली पिनफोल्ड को खिलाया गया था, कुछ भी काम पे नहीं आई थी, हो सकता है फ्रैन जोनस वापस ही करे।
और कर्णशान कैप्टन भास्कर में चॉइस में वही है, आपको पता ही होगा सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से जो प्लेयर्स हैं। बड़ी लीग में आप बैट्समैनों के ऊपर स्पेशली केटी पर्किंस के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर कीपर सेक्शन में मैंने ह्यूजेस को रखा है। 8.5 क्रेडिट ले रही हैं। आप चाहो तो कार्नशान को भी रख सकती हो, 8 क्रेडिट में मिल जाएंगे। लेकिन इनिशियली मुझे कोई क्रेडिट इशू नहीं आ रहा तो मैंने रख लिया है, क्योंकि इनके पास ही प्रॉपर मौके आने वाले हैं और बेटर कीपर और बैट्समैन दोनों ही वे हैं। तो यहाँ पर सैथरथवेट, पर्किंस, जैसिंटा सैवेज, पीटरसन, हडलस्टोन, केली, सुलिवान और इब्राहिम, ये मेरे लिए मस्ट हैव हैं। ठीक है, और मैं अपने सारे टीम में ही इनको रख के चलो। इब्राहिम पे मैं शायद एक रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि इनको प्रॉपरली बॉलिंग नहीं मिल रही है। बैटिंग तो ठीक ही कर लेती हैं। अभी आप देखेंगे मैंने ताहू को मस्ट हैव नहीं बताया। ताहू को मैंने बता दिया कि हाईली इनकन्सिस्टेंट है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि जो सोली बॉलर है ना, उनमें से किसी ने भी बंचेस में विकेट नहीं निकाला है हिस्टोरिकली, एक्सेप्ट फॉर जसिंटा सैवेज। तो मैं एक विकेट के लिए 9 क्रेडिट देना पसंद करूंगा या नहीं, इसमें मुझे लगता है दूसरी बार सोचना चाहिए। तो इनके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मैक्के को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मेरे को यहाँ पे मजबूरन इब्राहिम को हटा के मैक्के को लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैक्के को तो आप छोड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ज़्यादा पॉइंट देके जाएंगी, लेकिन कुछ तो देके जाएंगी। और रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैक के बैटिंग से फेल हो गई ना, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा कुछ करने के चांसेस होंगे। तो अभी सवाल ये है कि आपको सारे प्लेयर्स लेने भी हैं और आपको क्रेडिट भी मैनेज करना है, तो आप कैसे करोगे। देखिए, सैथरथवेट को मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। इनका जो फॉर्म है काफ़ी डिसेंट है। ठीक है, आप ह्यूजेस की जगह पर अगर चाहो तो ड्रॉप कर दो ह्यूजेस को और कार्नशान को ले लो अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पर 17.5 क्रेडिट अभी बच गया। अभी अगर मैं इब्राहिम को ले लेता हूँ तो 8 क्रेडिट में लेने वाली कोई भी प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करें। तो देखिए, ध्यान से सुनो, ये फिक्सचर लो स्कोरिंग रहा है। ठीक है, केटी पर्किंस एकमात्र बैट्समैन रही हैं ऑकलैंड की तरफ से जिन्होंने कुछ कुछ मैचों में कुछ कुछ रन बनाए होंगे। लेकिन अगर समझ लीजिए केटी पर्किंस ज़्यादा रन नहीं बनाती है, 9.5 क्रेडिट आपका वेस्ट जाएगा। अभी कहीं ना कहीं पे तो आपको रिस्क लेना है। अगर समझ लीजिए आप केटी पर्किंस को भी लेंगी, मैक्के को भी लेंगी और तब आपको इब्राहिम को ड्रॉप करना पड़ेगा। रिस्क नहीं होगा ये, क्योंकि लोग कम ले रहे हैं। लेकिन ये इनफॉर्म बैट्समैन है और बॉलिंग भी कुछ हद तक करवा देती हैं। अगर समझ लीजिए 10 रन भी बना देती हैं, मैं समझ रहा हूँ 10 रन ही बनाएंगी, क्योंकि चलिए फॉर्म पे है ये, रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, तो मैं समझ रहा हूँ 10 रन बनाएंगे। और गलती से भी अगर एक विकेट और ले लिया ना, तो वहाँ पे ही हो गए आपके लिए 40 के ऊपर पॉइंट। और वो 40 के ऊपर पॉइंट कलेक्ट करने के लिए एक बैट्समैन को कितना रन बनाना पड़ेगा, ये मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिसीजन आपके ऊपर है। या तो आप केटी पर्किंस को लो या तो आप इब्राहिम को लो। क्रेडिट मैनेज करवाने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शंस ये दोनों हैं, नेट कॉक्स और शशि शाहरी। जब भी इनको मौका मिलता है तब भी इन्होंने अच्छा करा है। अगर मैं केटी पर्किंस को ड्रॉप करता हूँ तो शशि शाहरी को ले लूँगा, यहाँ से इब्राहिम को ले लूँगा। और देखिए मेरे पास आराम से 9 क्रेडिट बच गए। अभी 9 क्रेडिट से मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप इब्राहिम को ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ पे नेटकॉक्स को ले लो, शशि शाहरी को ड्रॉप करके केटी पर्किंस को ले लो। 9 क्रेडिट अभी भी आपके पास है। आप चाहो तो यहाँ पर बेल आर्मस्ट्रॉन्ग को ले सकते हो, लेकिन बेल आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर्म पे नहीं है, ये मुझे बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं एक आध विकेट के लिए तो बेल आर्मस्ट्रॉन्ग को लूँगा नहीं, तब आपके पास ताहू वगैरह या जेस प्रसाद बेटर फॉर्म पे चल रही हैं, ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन मेरे लिए पर्सनली जो मस्ट हैव होंगे, कर्णशान। देखिए कर्णशान कभी भी बेटर कीपर नहीं है जो दूसरी जो कीपर हैं लॉरा ह्यूजेस से। लेकिन इनको क्रेडिट मैनेज करने के लिए रखना पड़ रहा है। मेरे लिए जो प्लेयर्स हमेशा रहेंगी वो हैं सैथरथवेट, मैक्के, सैवेज, पीटरसन, केली, हडलस्टोन और सुलिवान। कम क्रेडिट में मिल रही हैं और कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं ये। ठीक है, इनके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो सारे ही या तो 8.5 क्रेडिट में मिल रहे हैं या तो उससे ज़्यादा। मतलब ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं, स्पेशली जेस प्रसाद, लेकिन 9 क्रेडिट में मिल रहे हैं। केट सिम्स तो स्क्वाड में नहीं है। उसके सिवाय फ्रैन जोनस का ऑप्शन है, ये भी 8.5 क्रेडिट में ही मिल रही है। ठीक है, हैविल ये पिछले मैच में खेली थी, एक विकेट शायद इन्होंने भी निकाले थे। अच्छा, ये एक क्रेडिट सेवर बन सकती है, मैंने नोटिस नहीं किया था। तो ये भी एक क्रेडिट सेवर बन सकती हैं अगर आप इनको लेते हैं। वैसे इनको लेने के ज़्यादा फ़ायदा होंगे नहीं, क्योंकि ये बॉलर सेक्शन में है और क्रेडिट सेव करके आप यहाँ पे ऑलराउंडर में और किसी को ले भी नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों तो मेरे को चाहिए।
ठीक है, हार्डली आप गैबी सुलिवन के जगह पर ताहूहू और कॉक्स के जगह पर लॉरेन डाउन ये कुछ चेंजेस कर सकते हो, जो मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है। तो रिस्क आपको कहाँ पे लेना है? अगर आप रिकॉर्ड की बात मान रहे हो, अगर आप ट्रेंड की बात मान रहे हो, रिस्क वर्ड है तभी मैं कह रहा हूँ। रिस्क आपको लेना है किसी बैट्समैन के ऊपर, या तो केट इब्राहिम वैसे भी सिलेक्शन परसेंटेज इनका कम है, या तो केटी परकिंस को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर 9.5 क्रेडिट में मेरे को 20 रन भी बना देती हैं वो, तो भी मेरा नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अगर 9.5 क्रेडिट वाली केट इब्राहिम 5 रन ही बना देती हैं और एक विकेट अगर निकाल लिया ना, तो मतलब झमेला हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है। हैविल मुझे नहीं लगता कि आपको लेने की ज़रूरत है। सिर्फ क्रेडिट मैनेज करने के लिए एक अनयूज्ड प्लेयर को लेने की कोई मतलब बनती नहीं है, इसीलिए। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो पीटरसन हो सकता है काफ़ी लोगों के ये कैप्टन हो। कुछ लोग मैक्के के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आपने नोटिस करी है मैक्के का क्या रहा है। और एक चीज़ जो मैंने आखिरी मैच वीडियो में बताया हुआ है कि मैक्के जब भी क्राइस्ट चर्च या लिंकन वाले जो मैदान होते हैं उनके बाहर जाती हैं, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ काफ़ी नीचे हो जाता है, ठीक है। और ये मैच वहाँ पे ऑफकोर्स नहीं हो रहा है। और आपने देखा है कि बैटिंग से कुछ कुछ मैचों में 30-40 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग से नहीं। तो मैक्के का भी एक ऑप्शन बनता है अगर आप स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहते हो तो। लेकिन मैं हो सकता है कि मैक्के पे रिस्क नहीं लूँ, क्योंकि एंटरबडी का पूरा बैटिंग ही इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये प्रॉपर बॉलिंग भी करवाएंगे क्योंकि इसीलिए। अच्छा, इसके सिवाय आपके पास ऑप्शन है बहुत ही सही वाला, वो है हडलस्टोन। टीम में सभी इनको रखने वाले हैं, लेकिन शायद ही कोई कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में इनके बारे में सोचे भी, ठीक है। और है यहाँ पर एरिना केली। बड़ी लीग में खेल रहे हो तो एमी सतरवेट को ट्राई कर सकते हो। बहुत खास कुछ एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं है, लेकिन अच्छे फॉर्म पर हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं। बॉलिंग भी 1-2 ओवर करवाएंगी, तो इसी हिसाब से। और जसिंटा सैवेज, अगर आप स्मॉल लीग में मेरा ओपिनियन मानोगे ना, तो पीटरसन तो रहेंगे ही, इसके सिवाय जसिंटा सैवेज, हार्डलस्टोन और केली, ये दोनों बेटर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मुझे। और मुझे इस मैच से नहीं लग रहा कि कोई 70-80 वाली पॉइंट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, अनलेस जसिंट एक्सेप्ट फॉर जसिंटा सैवेज, क्योंकि इनके पास प्रॉपरली बैटिंग भी आएगी और प्रॉपरली बॉलिंग भी आएगी। एना पीटरसन के पास भी आएंगे प्रॉपरली बैटिंग और बॉलिंग, लेकिन बैटिंग में आपने देखा इतना इनकॉन्सिस्टेंट है। और दूसरी जो ऑप्शन है वो है हडलस्टोन, इनके पास भी प्रॉपर बैटिंग आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, और बॉलिंग तो ये करवा ही रही हैं। तो ये दोनों बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं टीम में। मैं एक बार के लिए सोच सकता हूँ कि जैसिंटा सैवेज को लोग ड्रॉप कर भी दें, लेकिन हडलस्टोन को कोई ड्रॉप नहीं करेगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन दूर दूर तक कोई नहीं बनाने वाला है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अलग हट के पिक बन सकती है अगर आप में रिस्क लेने का मादा हो तो, ठीक है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही इस फिक्चर में। और अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हो तो बिल्कुल हाँ, फॉर्म पर ये थे। जसिंटा सैवेज इंजरी से पहले कमाल का फॉर्म के कम फॉर्म पे चल रही थी, इंजरी के वजह से वो नहीं खेल पाई थी, ये अलग बात है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। फिर से बता रहा हूँ मैं, रिस्क कितना लोगे आप उसके ऊपर आपका विनिंग अमाउंट डिपेंड करेगा, और कितना आप जीत रहे हो वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, सेफ जा रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो भी जाए, क्योंकि इस मैच में मुझे नहीं लगता कि सेफेस्ट ऑफ द कैप्टन वाइस कैप्टन से जाके आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट्स वगैरह वहाँ पे आती रहती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।